रेंटल इनकम ड्राइव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट्स। ये एक आपको याद हो कि एक कॉन्सेप्ट बताया था लेसी का और लेसोर का, ठीक है। उसके अंदर हमने ये चीज़ रखी थी कि जो लेसोर है और एक लेसी है, ये लीज पे दे रहा है लेसी को अपने जो भी कोई मशीनरी है, वट एवर द केस, जो उसने उसको मंगवाया है, जिसकी इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये लीज पे देगा इसको, तो जो महीने का जो रेंटल पे कर रहे हैं, लीज रेंटल, वो लेसी लेसोर को पे कर रहा है। तो लेसी का वो रेंटल एक्सपेंस है और लेसोर का क्या हो जाएगा, वो रेंटल इनकम। इसके लिए वो इनकम बन जाएगा, ठीक है। अब वो डेप्रिसिएशन की जहाँ बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है वो इस रेंटल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट की जाएगी, क्योंकि एसेट जो है अभी वो इसकी बुक के अंदर है, उसे लीज पे दिया हुआ आगे। तो यूज़ बेशक ये कर रहा है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो इस रेंटल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट की जाएगी। इसकी जो लास्ट लाइन है वो देखें, shall be deductible only against the lease rental income derived in respect of such asset। तो रेंटल इनकम जो भी आएगी इसमें से वो लेस कर देगा डेप्रिसिएशन, सही है। लेसी के लिए कहाँ पे आना होता है कि इसने रेंटल एक्सपेंस लेना होता है, तो ये जिस मशीनरी को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे इसको रेवेन्यू आ रहा होगा, उस रेवेन्यू से ये एक्सपेंस लेस करेगा तो इसकी इनकम बन रही होगी। लेकिन लेसोर के लिए इसका एक्सपेंस इनकम बन रही होती है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें से लेस करेगा। कॉन्सेप्ट बताने के लिए सिर्फ ये है कि जो बंदा यूज़ कर रहा है वो डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेगा, बल्कि जिसने लीज पे उस प्रोडक्ट को दिया हुआ है, उस आइटम को दिया है, वो उसकी डेप्रिसिएशन लेस करेगा, ठीक है। 13 के अंदर पॉइंट ए हमने पढ़ लिया था और अब पार्ट बी के ऊपर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और अ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द लैंड। ये बात पढ़ ली थी हमने, ये बात पढ़ी है। अच्छा, ये सिंपल यही बात कह रहा है, इसमें और कोई दो राय नहीं है कि आपने एक बिल्डिंग प्रोक्योर की, उस बिल्डिंग की कॉस्ट थी 50 मिलियन, ठीक है। उसके साथ ऑब्वियसली लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उस बिल्डिंग की जो लैंड थी दैट वाज अराउंड 25 मिलियन, तो टोटल हमारी होगी 75 मिलियन। तो इस पॉइंट के अंदर वो ये कह रहा है कि बिल्डिंग की कॉस्ट में आपने लैंड की कॉस्ट शामिल नहीं करनी, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए हम ले रहे हैं, ये जो बिल्डिंग की कॉस्ट है इसके अंदर हम लैंड की कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे, ये सेपरेट है, और बिल्डिंग की कॉस्ट को हम सेपरेट रखेंगे, ठीक है। जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर ही बिल्डिंग है ना, तो जब आपने एक्वायर की तो आपको पता था कि लैंड इतने की है और बिल्डिंग इतने की है, टोटल मेरा खर्चा 75 मिलियन का हो गया। लेकिन आपने बिल्डिंग की कॉस्ट में लैंड की कॉस्ट को शामिल नहीं रखना, इट विल बी सेपरेटली द कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद लैंड आ गई, और अ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी भी किस्म की कोई स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की हो, शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द लैंड। उसमें लैंड की कॉस्ट जो है वो शामिल नहीं है, उसमें लैंड की कॉस्ट जो है वो शामिल नहीं, ठीक है। ब्रिज वगैरह बना देना वो भी स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट में आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कर लूँ कि उसने ब्रिज भी बनाए, दो बिल्डिंग्स थी उनके दरमियान में कोई ब्रिज भी बना दिया, तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 65 जमा 90 मिलियन बन रही है। तो अब जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो क्या है, अब मैं कॉस्ट कौन सी लूँगा, ये लूँगा 65, ठीक है। ब्रिज वगैरह बना देना, ब्रिज स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है।
तो आपने दो बिल्डिंग्स के दरमियान में कोई ब्रिज बना दिया तो ये स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट में आ गया। तो आपकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी 65। इसके अंदर लैंड की कॉस्ट जो है वो शामिल नहीं होगी। जी Sir, what about that one if the land has acquired on lease? Because we have studied land, the depreciation is allowed on the land when it is acquired on lease. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड आप करेंगे, लैंड को कौन डेप्रिशिएट करेगा? The land has acquired on lease. लैंड एक्वायर्ड ऑन लीज, तो उसके अगेंस्ट लीज रेंटल पे करेंगे ना, Yes. तो लीज रेंटल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन। ये जो हमारे पास लैंड है हाँ, हमारे पास जो लैंड आएगी उसके ऊपर मैं रेंटल पे करूंगा, उसको डेप्रिशिएट ही करेंगे। लैंड की डेप्रिसिएशन तो नहीं ना फॉल करती। आप उसके ऊपर रेंटल दे रहे होंगे ना, आपने लीज पे अगर रेंटल लैंड ली है तो आप रेंटल एक्सपेंस पे कर रहे हैं जस्ट। अभी तो उसमें ये रेंट्स के ऊपर ही बताया आपको, लीज के ऊपर बताया। अच्छा जी, नेक्स्ट चले पॉइंट के ऊपर। एनी एसेट ओन्ड बाय लीजिंग कंपनी और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और मुदारबा शेड्यूल्ड, ये वही वाली चीज़ है, इसको भी छोड़ दें जो भी हमने ऊपर डिटेल में पढ़ी है। डी पॉइंट को देखें पहले, उसको देख लेंगे सी पॉइंट को अगर उसमें कोई चेंज है तो। Where the consideration received on the disposal of immovable property exceed the cost of the property, the consideration received shall be treated as the cost of the property। ये बहुत ही important point है, इसको ज़रा अंडरलाइन करें आपने। where the consideration received से on the disposal of immovable property exceeds the cost of the property। बात समझ लग रही है? कहना क्या चाह रहा है वो? ये कह रहा है कि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है तो जो आपको पैसे आए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट से भी ज्यादा आ गए। जो पैसे रिसीव हुए क्या हुआ है? कॉस्ट से भी ज्यादा रिसीव्ड हो गए। तो यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के आगे बिल्डिंग, ठीक है। तो अगर अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये भी देखना है कि हम तो पहले जो बिल्डिंग आ रही है उसको डेप्रिशिएट करते हैं सिंपल, तो ये भी चेक करना है कि कहीं पे इस बिल्डिंग की कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं कंसिडरेशन मिल गई, कहीं पे इस बिल्डिंग की कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं कंसिडरेशन मिल गई। इसके लिए इसी बुक के अंदर नीचे एक एग्जांपल्स जो दी हुई हैं, जो हमने 1 कर ली थी, उसके अंदर सेकंड नंबर एग्जांपल देखें। सेकंड नंबर एग्जांपल देखें इस बुक के अंदर। Immovable property was sold for rupees 150 million. The cost of the property was rupees 100 million. Up to tax year 2021, tax depreciation of 30 million had been allowed on the immovable property. Tax depreciation कितनी थी उस पे अलाउ अभी तक? 2021 में तक, क्योंकि 2022 में उसने डिस्पोज ऑफ की है ना, तो 21 तक की डेप्रिसिएशन हुई। अच्छा, अब हुआ क्या है? कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड, यही करते हैं ना हम, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड लेस करते हैं क्या? टैक्स। कॉस्ट नहीं लेस करते, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिडरेशन रिसीव लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। कॉन्सिडरेशन रिसीव कितनी है इसमें? 150 मिलियन से मिल गया। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ रही है? 70 आ रही है ना। यहां पे थोड़ा सा काम चेंज करना है। हम टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, जितनी डेप्रिसिएशन लगी है वो सारी, तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी कॉस्ट क्या लिखी है? 100 मिलियन की खरीदी थी, और जब से खरीदी है तब से अब तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 30 मिलियन की। तो ये कितने की आ जाएगी? 70 की। ऐसे ही है, चेंज करना है थोड़ा सा इसे।
जहां पे कंसीडरेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसकी? सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जहां पे कंसीडरेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन, बोले साथ, कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पे कंसीडरेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंसीडरेशन रिसीव्ड will be equal to cost। कंसीडरेशन रिसीव को क्या बना देंगे? कॉस्ट। अब दोबारा उस लाइन को पढ़े ऊपर जो हमने पढ़ा था पॉइंट, डी पॉइंट पढ़े जरा, लगी समझ? डी पॉइंट पढ़े जरा, लगी समझ? Where the consideration received of an immovable property is greater than the cost of the immovable property, the consideration received will be considered as the cost of the immovable property। समझा? लगी समझ? पक्की बात। तो अब यहां पे रिटन डाउन वैल्यू क्या आएगी? 120। तो अब यहां से क्या लेस करूं? 120। तो आंसर क्या आ गया? 30। आंसर क्या आ गया? 30। Where the consideration received of an immovable property is greater than the cost of the immovable property, then consideration received will be considered as the cost of the property। ये इसका एक रूल है, ये इसको याद रखना है। और ये आपने रूल सही लगाया है या नहीं सही लगाया, इसको जानने का तरीका ये है कि इस रूल से जो आपका आंसर आएगा दैट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। ये देखिए आंसर क्या है? 30 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? 30। तो ये इसको चेक करने का तरीका है कि क्या मैंने सही लगाया कि नहीं। तो इसमें जो भी आपका जब भी आंसर आएगा वो हमेशा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर ही आएगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स आए कहते हैं सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता होती है, हम वही लिख लें। तो भाई रूल आप जो मर्जी, रूल ये है, असूल ये है, तरीका आपका अपना है। मैंने जो बुक में मेथड लिखा है उस मेथड से आपको बता दिया, ठीक है? लाल बत्ती पे क्यों खड़े होते हैं, पहले ये पूछना है, सोचना है। स्टैंडर्ड रूल तो बना दिया है ना। बता दूंगा जहां पे जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, वहां आपको क्यों की वजह भी बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं मेरे पे ना करें, किताब पे देखें, किताब पे यकीन नहीं है। जी ठीक है, ये आपके पॉइंट्स जो है वो हमारे ए बी सी डी यहाँ तक हो गए। सी को भी, सी वैसे वही है लेकिन इनकेस चेंज करना हो मैं कर दूंगा। 10 नंबर पॉइंट जो है वो भी हो गया हमारा। 14th नंबर पॉइंट पे आए जी, 14 नंबर पॉइंट पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Where a depreciable asset that has been used by a person in Pakistan is exported or transferred out of Pakistan। कौन सा एसेट? डेप्रिशिएबल एसेट जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा था, उसे क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसको सर्कल करें, एक्सपोर्ट को 2-3 दफा सर्कल कर ले। एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेप्रिशिएबल एसेट जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा था, उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
या उसे ट्रांसफर आउट कर रहे हैं पाकिस्तान से, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट और ट्रांसफर फॉर अ कंसिडरेशन रिसीव्ड इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम ये समझेंगे कि हमने उसको कॉस्ट पे ही ट्रांसफर किया। हम क्या समझेंगे कि उसको हमने किस पे ट्रांसफर किया है, कॉस्ट पे ट्रांसफर किया। ठीक है, अभी इस केस के अंदर हमने जो छेड़छाड़ी करनी है वो कंसीडरेशन रिसीव्ड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडरेशन रिसीव्ड को हमने क्या किसके बराबर कर देना है, कॉस्ट के बराबर कर। इस केस के अंदर जो चेंजिंग करेंगे वो हम कंसीडरेशन रिसीव्ड के साथ करेंगे। इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, ये 1 2 3। A machine used in the business in Pakistan was exported to USA. जो मशीन इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान में, अब आप देखें डेप्रिशिएबल एसेट है, मशीन इस्तेमाल हो रहा था पाकिस्तान में और इसे अब भेज दिया कहाँ पे, यूएसए। आला तालीम लेने के लिए यूएसए एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अकोमुलेटेड टू ₹45 मिलियन। 45 मिलियन ये क्या आ गई मेरी, कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी आ गई, 45 मिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉस्ट एंड द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन वाज ₹35 मिलियन एंड 28 मिलियन रिस्पेक्टिवली। उसकी जो कॉस्ट थी, कंसिडरेशन रिसीव में से क्या लेस करते हैं हम, टैक्स रिटन डाउन वैल्यू। टैक्स रिटन डाउन वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट लेस accumulated depreciation। इसकी कॉस्ट क्या थी 35 और accumulated depreciation 28, तो ये क्या बनता है 7। इसने क्या कह दिया भाई साहब ने कि अगर डेप्रिशिएबल है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, accumulated depreciation है। रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी जो है दैट इज डेप्रिसिएशन निकलेगी ना। आप इसको ऐसे कर लेना, सही है, क्योंकि उसने अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट दी हुई है तो मैंने रिवर्स करके यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7 आ गई और ये 28 आ गई। अच्छा, अब इसने क्या कहा है कि इसको हम लोग जहाँ पे ये केस आ जाए वहाँ पे जो उसकी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। ये जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है इसको हमने कॉस्ट के बराबर कर देना। ठीक है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। यहाँ पे हमने कॉस्ट को नहीं छेड़ना बल्कि कॉस्ट को उसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड के बराबर कर देना इस सिनेरियो के अंदर। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है इन दो सिनेरियोज के अंदर। तो इसी तरह अगर आप इसको 35 - 28 करें तो आपका 7 मिलियन का गेन आ जाएगा। तो ये दो सिनेरियोज थोड़े से इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आई कैब इनको कुछ दफ़ा 2 से 3 दफ़ा टेस्ट भी कर चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना ये है, ये याद करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और रूल ये लग रहा है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, वहाँ पे हमने कॉस्ट को एडजस्ट कर लेना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की केस में जहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को एडजस्ट कर लेंगे। और जहाँ पे हम कोई अपना डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट आउट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल हो चुका है, तो वहाँ पे हमने कंसिडरेशन रिसीव्ड को एडजस्ट करना है। वहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव को एडजस्ट करना है। डेप्रिसिएशन के केस के अंदर जो जितने भी हमने रूल्स पढ़ लिए हैं अभी तक,
चार सिर्फ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी जहन में रखने वाली हैं और जिसमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर है। पहला जो हमने पढ़ा था जिसमें एसेट पार्शियली यूज़ हो रहा था बिजनेस में और पार्शियली यूज़ हो रहा था पर्सनल में, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये थी कि डेप्रिसिएशन तो हमने उतनी ही अलाउ करनी है जितना हम उसे कारोबार में इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी जो WDV है वो हमने ऐसे कैलकुलेट करनी है जैसे 100% उसे कारोबार में इस्तेमाल करें, और जब उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे तो जो अनअलाउड डेप्रिसिएशन है वो उसमें ऐड बैक करके डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, ये हमारा एक ये वाला रूल था। दूसरा जो हमारा रूल था वो गाड़ियों से रिलेटेड था कि टैक्स वाला ऐसी व्हीकल जो कि प्लाइंग फॉर हायर नहीं है वो महंगी खरीदना अलाउ नहीं करता और रिस्ट्रिक्ट कर देता है उनकी कॉस्ट कितने पे, 75 लाख। अगर उसने उसकी कॉस्ट 75 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर दी है तो हमने उसकी कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड को भी फिर 75 लाख पे कन्वर्ट करना है। वहाँ 80 लाख की गाड़ी अगर बेची है तो हमने फिर देखना है 75 लाख में कितने पैसे आते हैं। और दूसरा काम ये करना है, अगर तो टैक्स WDV दी है तो ठीक है, नहीं तो उसकी टैक्स DV कैलकुलेट करते वक्त जो कॉस्ट लेनी है वो कितनी लेनी है, कॉस्ट कितनी लेंगे गाड़ी की, 75 लेंगे। अगर 80 लाख की है तो 50 की है तो 50 ही लेंगे, 80 की है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके 75 रुपये लेंगे। दूसरा। तीसरा रूल आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि अगर कंसीडरेशन रिसीव्ड ग्रेटर देन हो कॉस्ट से ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सिर्फ ये करना है कि आपने आपकी जो कंसीडरेशन रिसीव्ड है, आपकी जो कॉस्ट है उसको कंसीडरेशन रिसीव्ड के बराबर करना है। कॉस्ट है उसको किसके बराबर कर लेना है, कंसीडरेशन रिसीव्ड के। और चौथा मेजर रूल ये वाला है कि अगर ऐसा डेप्रिशिएबल एसेट जो पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल हो चुका है उसे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं तो फिर आपने कंसीडरेशन रिसीव्ड को एडजस्ट करना है और इसे किसके बराबर कर लेना है, कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी लिखा हुआ है ना उसमें, एनी डेप्रिशिएबल एसेट विच हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान। तो बिजनेस एक्सपोर्ट क्या है, तो वो तो यूज नहीं ना कर रहा। ठीक है, वो तो फिर यूज तो नहीं कर रहा है, हाँ वो इसमें फॉल नहीं करेगा, वो तो फिर इसका बिजनेस है ना। ये तो वो वाली बात है कि डेप्रिशिएबल एसेट है जो कि प्रीवियसली बिन यूज्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हो चुका है या हो रहा है। काफ़ी हमारी ब्रांचेज होती हैं कंपनीज की पाकिस्तान के अंदर है, जैसा कोक वगैरह कह लें आप या और मल्टीनेशनल कह लें, दुबई में भी ऑफिस है, पाकिस्तान में भी ऑफिस है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर, डेप्रिशिएबल एसेट में फर्नीचर भी आता है, तो फर्नीचर पड़ा था, उन्होंने कहा यार हमारे दुबई ऑफिस में भिजवा दें। ठीक है, तो आपने यहाँ से उठाया वहाँ भेज दिया, तो वो भी इसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो उसकी जो आपकी कंसीडरेशन रिसीव है उसको एडजस्ट करेंगे। कोई प्लांट मशीनरी हो सकता है कि भाई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, दुबई में इस्तेमाल है, तो कहेंगे यार इसे डिसमेंटल करें, उधर भिजवा दें। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी ये उन चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है जिनके मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिसेज हैं। ठीक है, ये चार बातें थी, चार पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको कहीं पे नोट कर लें 1 2 3 4 के नाम से, इनको थोड़ा थोड़ा आपने करके रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक, डिस्टर किधर, डिस्टर है यहाँ पर, अच्छा इसमें जरा 15th नंबर, जी 15th नंबर पॉइंट पे आ जाए। पहले डेप्रिशिएबल एसेट क्या है इसकी जरा थोड़ी सी डेफिनेशन हम पढ़ लें, हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, सारा डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया। तो डेप्रिशिएबल एसेट वो कहता किसे है, कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड। अनइम्प्रूव्ड लैंड को कुछ जगहों पे कहा जाता है कि ऐसी जगह जो कि जिस तरह आप कहते हैं कि दलदल होती है ज़मीन वाली, दलदली ज़मीन, ठीक है, उसको अनइम्प्रूव्ड के ज़िमरे के अंदर लेके आया जा सकता है। तो ऐसी डेप्रिशिएबल एसेट किसे कहते हैं, कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी
या इमूवेबल प्रॉपर्टी, और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन जिसकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, is likely to lose value as a result of normal wear and tear और obsolescence, जो कि वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू गिराता हो नॉर्मल wear and tear की शक्ल में, and is wholly or partially used by the person deriving income from business chargeable to tax, और उससे आप एक ऐसी इनकम जनरेट कर रहे हो जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती हो, but shall not include any tangible movable property, immovable property or structural improvement to immovable property in relation to which a deduction has allowed under any other section of this ordinance for the entire cost of the property or improvement in the tax year in which the property is acquired or improvement made by the person। मतलब अगर किसी और क्लॉज के तहत उसकी सारी की सारी कॉस्ट की डिडक्शन लॉ कर दी है तो वो फिर डेप्रिशिएबल एसेट में नहीं आएगी, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट तो वो है ना जो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, उसकी डेप्रिसिएशन हर साल में एलोकेट होगी, ऐसे ही है। तो अगर किसी ऐसे एसेट की कॉस्ट को पहले साल में सारे को डिडक्शन अलाउ कर दिया तो डेप्रिशिएबल एसेट तो ना हुआ, क्योंकि पहले साल में डिडक्शन अलाउ हो गई, सही है। तो डेप्रिशिएबल एसेट होने के लिए ज़रूरी है कि वो 1 साल से ज़्यादा तौर पे वो उसको किया जाए, डेप्रिशिएट किया जाए। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का वर्ड हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड, इंक्लूडिंग एनी बिल्डिंग, इसमें बिल्डिंग भी शामिल है, रोड सड़कें भी शामिल है, ड्राइववेज जो बने होते हैं बिल्डिंग्स के साथ वो भी शामिल है, कार की पार्किंग भी शामिल है, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट, रनवे, कैनाल, डॉक, वाफ, रिटेनिंग वॉल, फेंस, पावर लाइंस, वाटर और सीवरेज पाइप्स, ड्रेनेज, लैंडस्केप और डैम, ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इसको 2-3 दफ़ा बस पढ़ लिया करिएगा ताकि आपके ज़हन में रहे। Provided that where a depreciable asset is jointly owned by a taxpayer and an Islamic financial institution licensed by the State Bank of Pakistan or Securities and Exchange Commission of Pakistan, as the case may be, pursuant to an arrangement, musharaka financing or diminishing musharaka financing, the depreciable asset shall be treated to be wholly owned by a taxpayer। ये सादा सी बात कह रहा है, क्या थोड़ा मुश्किल अंदाज में रहा है। वो कहता है अगर आपने किसी इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के तहत मिलके, बैंक के साथ मिलके एक एसेट खरीद लिया, मुशारका एग्रीमेंट, मुशारका क्या कहते हैं, शराकतदारी को, ठीक है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जस्ट मुशारका जी शराकतदारी। 50 मिलियन का एसेट था, आपने शराकतदारी करा ली, 30 मिलियन बैंक से ले लिया, 20 अपना डाल लिया, या 20 उससे ले लिया और 30 अपना डाल लिया मुशारका एग्रीमेंट के तहत या किसी और एग्रीमेंट के तहत बाय द इस्लामिक फाइनेंसिंग। तो अब इस एसेट की जो एक्विजिशन की है वो कितने लोगों ने मिलके की है? 2 बंदों ने मिलके की है, और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दूसरे आप खुद हैं। तो कहता है कि भाई बेशक उसने की है, लेकिन वो एसेट यही समझा जाएगा कि आपने ओन किया, होली ओन्ड बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि आपने उसके साथ मिलके लिया तो एसेट उसका भी है, नहीं, एसेट ऐसा ही समझा जाएगा कि वो आपका अपना एसेट है। देखें ना लास्ट लाइन, द डेप्रिशिएबल एसेट शैल बी ट्रीटेड टू बी होली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। तो कहता है बेशक आपने किसी शराकतदारी से लिया है, लेकिन हम टैक्स वाले यही कहेंगे कि वो आप ही ओन करते हैं, कोई बैंक ओन नहीं करता। ठीक है, तो ये इसकी लाइन जो है इसको अंडरलाइन कर लें, दैट एसेट शैल बी ट्रीटेड टू बी होली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। ले जी, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीजें हमारी खत्म है। अब हम थोड़ा सा अमोर्टाइजेशन को पढ़ेंगे।